सर, एक नाम जो हम सब ने ही सुना है, श्री प्रकाश शुक्ला। बात हुई है श्री प्रकाश शुक्ला से फ़ोन पे? करीब 1 या 2 बजे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी फ़ोन की घंटी बजी। उस समय ये टिप मतलब सूचना आ चुकी थी कि कोई उपेंद्र विक्रम सिंह का मर्डर हुआ है, सूर्यप्रकाश ने किया। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो सूर्यप्रकाश उधर से, भैया प्रणाम, सूर्यप्रकाश बोल रहे नहीं। तो बड़े व्यापारी थे विवेक लाधानी, ओके। उनकी किडनैपिंग उसने की थी। उस दिन उसने मेरे घर पे फ़ोन किया। पिताजी ने बताया हमारे कि किसी श्री प्रकाश का किसी का फ़ोन आया था। कुछ श्री प्रकाश शुक्ला में क्या ब्राह्मणवाद था? उसने सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का ही मर्डर किया। एक मर्डर होता है गोरखपुर में, एक जगह है पार्क रोड, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पहली बार बड़े पैमाने पर उभर करके सामने आया। अपने लिए उसने कम लोगों का मर्डर किया, दूसरों के लिए उसने मर्डर ज्यादा किया, और कई बड़े पॉलिटिशियन उसको संरक्षण देते थे। पहले श्री प्रकाश के पास पैसा नहीं था, तब वो सूरज भान के लिए गोली चलाता था। को सूरज भान ने टास्क दिया कि इनको मंत्री मतलब मारना है। दरअसल सूरज भान को यह लग रहा था कि ब्रजबिहारी प्रसाद सूरज भान को किसी न किसी पुलिस मुठभेड़ में मरवा देंगे। कि श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम कल्याण सिंह की भी सुपारी ली थी। पुलिस ने कह दिया कि कल्याण सिंह की सुपारी लिया तो लिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम इतना बड़ा हो गया था कि सूरज भान उसके सामने कहीं टिकते नहीं थे। उपेंद्र विक्रम सिंह का मर्डर हुआ और उसमें कई लोग मारे गए थे, बड़ी सिक्योरिटी में थे वो, लेकिन उसने ऐसा AK-47 चलाई कि सब छलनी हो गए। त्रिपाठी और अनुज सिंह, अनुज। वेद प्रकाश मिश्रा के ये सब चेले थे श्री प्रकाश शुक्ला। बल्कि अनुज सिंह के पिता तो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे। हाँ, एक घटना हुई थी लखनऊ में जिसमें आर.के. सिंह शहीद हुए थे। आर.के. सिंह को भी संदेह था कि ये है, सब था। अगर शक नहीं होता तो गोली चला देते। सर, 22 सितंबर 1998 जब श्री प्रकाश शुक्ला की मुठभेड़ में को जब ये भनक लगती है तो वहां से वो निकलता है, गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसका पीछा करती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल फास्ट के इस खास एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है देवकी नंदन मिश्रा। इन्होंने 90s के दशक में क्राइम रिपोर्टिंग करी है। 1993 से लेकर 2012 तक इनका क्राइम रिपोर्टिंग का सफर रहा है। ये अभी भी करंट जर्नलिज्म में एक्टिव हैं। सर का भी एक पॉडकास्ट चैनल है और उस पर ये बहुत मजेदार पॉडकास्ट करते हैं। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो सर, स्वागत है हमारा वायरल फास्ट के इस मंच पे आपका। थैंक यू। सर, क्राइम रिपोर्टिंग के बारे में बताइए, कहाँ से ये यात्रा पूरी शुरू हुई, किस प्रकार से ये पूरी यात्रा चली, थोड़ा सा दर्शकों को इस विषय में बताइए। जब मैं, वैसे तो जर्नलिज्म मैं 92 से शुरू किया, लेकिन जब मैं सहारा में आया तो मैं गोरखपुर में था। ओके। तो जो हमसे पहले क्राइम रिपोर्टिंग करते थे, उनकी जैसे डिपार्टमेंट में बीट होती है। ओके। आपने सुना होगा कि जो भी पत्रकार होते हैं उनको बीट अलॉट की जाती है। बीट मतलब डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है, ये डिपार्टमेंट की खबर आप करेंगे, इस डिपार्टमेंट की खबर आप करेंगे, तो बीट अलॉट होती थी। मेरे पास क्राइम नहीं था। करीब 7-8 महीने बाद पता नहीं कैसे जो हमारे ब्यूरो चीफ थे उनको लगा कि नहीं, क्राइम अब आपको देखना है। तो हालांकि मैंने बहुत मना किया, मैंने कहा बड़ा लफड़ा होता है इसमें, बड़ा टाइम टेकिंग वो है, वो पुलिस ये वो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ही को देखना है। बहुत ना नुकुर करते हुए इसमें करीब 2-3 महीने गुजर गए, लेकिन 2-3 महीने बाद उन्होंने अंतिम फैसला अपना सुना ही दिया कि नहीं, आप ही को देखना, आपको 2 सहयोगी दिए जा रहे हैं और आप ही देखेंगे। और उसके बाद से मैंने देखना शुरू कर दिया। और ये पूरी मतलब यात्रा कैसी रही? रोलर कोस्टर राइड रही, उतार चढ़ाव वाली? अब ठीक रही, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी रही, पहचान भी इसकी वजह से मिली, और पुलिस वालों से इंटरेक्शन हुआ, क्रिमिनल पुलिस सेक्शन कैसे काम करती है ये मैंने बहुत करीब से देखा, क्रिमिनल कैसे काम करते हैं ये भी मैंने बहुत करीब से देखा, क्रिमिनल्स को पुलिस कैसे टैकल करती है, पुलिस कैसे लोगों की मदद करती है, पुलिस कैसे लोगों पर अत्याचार करती है, ये सब कुछ हमने बड़ा नज़दीक से जा कर के देखा। ओके। सर, आप गोरखपुर से आते हैं। हम्म, गोरखपुर को शिकागो भी कहा जाता था एक दौर में। तो आपने क्योंकि बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज हमने पूर्वांचल से सुनी है, तो आपके हिसाब से गोरखपुर में, पूर्वांचल में क्राइम की स्टार्ट कैसे हुई? अब देखिए,
क्राइम का स्टार्ट तो बहुत अपराध तो जब से मुझे लगता है कि ये मानव है, धरती है, तब से अपराध होता रहा है। लेकिन जो आपने शिकागो वाली बात कही, ये बीबीसी लंदन, बीबीसी का एक न्यूज़ आती थी, पहले रेडियो पर, अब तो टीवी आ गया, लेकिन पहले रेडियो चला करता था। तो बीबीसी की न्यूज़ लोग सुना करते थे। उस न्यूज़ में कहा गया था गोरखपुर को अपराध का शिकागो। तो क्यों कहा गया था? दरअसल वहाँ पर 2 एक तरीके से, हालाँकि वो जातिगत भी था, एक हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही। ये 2 बड़े माफिया थे। दोनों के बीच टकराव होता था और ये जो टकराव होता था, इसी टकराव की वजह से गोरखपुर को ये नाम दिया गया। हरिशंकर तिवारी भी अब नहीं है दुनिया में, और वीरेंद्र प्रताप शाही भी अब नहीं है दुनिया में। और हालांकि जब ये दोनों थे तो जितने ठेके पट्टे सबके अलग अलग रूट बटे हुए थे। बाद में दोनों में एक तरीके से इंटरनली समझौता हो गया था कि भाई आप हमारे ऊपर नहीं ध्यान दोगे और हम आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बाद में दोनों पॉलिटिक्स में आए। हरिशंकर तिवारी तो मंत्री भी बने और कल्याण सिंह की सरकार में, फिर उसके बाद की सरकारों में मंत्री रहे वो। वीरेंद्र प्रताप शाही भी एमएलए बने। एमएलए के बाद उनका मर्डर हो गया। मर्डर होने के मर्डर से मतलब मर्डर बाद में हुआ, लखनऊ में उनका मर्डर हुआ। सर, एक नाम जो हम सब ने ही सुना है, श्री प्रकाश शुक्ला। आपने भी 90s के दशक में, क्योंकि 93 से आपका क्राइम रिपोर्टिंग का स्टार्टिंग है, एंड 94-95 श्री प्रकाश शुक्ला का क्राइम के उसमें आना हुआ है। तो कुछ बताइए, श्री प्रकाश शुक्ला किस प्रकार का क्रिमिनल था, या किस प्रकार से, मतलब उसके विषय में कुछ? अब श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जानता होगा। कोई ऐसा नहीं है जो श्री प्रकाश शुक्ला को न जानता हो। श्री प्रकाश शुक्ला से कोई मिला नहीं, किसी ने उसको देखा नहीं, लेकिन जानते सब उसके बारे में है। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक गांव है मामखोर। सुकुल लोगों का गांव है। हम लोगों का कहा जाता है कि ये मिस्र लोगों का गांव है, ये तिवारी लोगों का गांव है। तो इसी तरीके से शुक्ल लोगों का वो गांव था मामखोर। और मामखोर के जो शुक्ल होते थे वो बड़े प्रतिष्ठित होते थे। तो उसी गांव का वो रहने वाला होता है श्री प्रकाश शुक्ला। और श्री प्रकाश शुक्ला के पिता जो है वो पहलवानी किया करते थे, और श्री प्रकाश शुक्ला भी पहलवानी करता था, लोगों से मतलब दंड बैठक जो के कहते हैं ना, वो किया करता था। और श्री प्रकाश शुक्ला एक छोटे से विवाद को लेकर के एक मर्डर करता है। ये बात है 93 की, शायद है 93 वगैरह की। एक मर्डर करता है और उस मर्डर के बाद उसकी गिरफ्तारी पुलिस करती है। पुलिस गिरफ्तार करती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल से कुछ दिन बाद, जैसा सामान्य तौर पर होता है, उसकी जमानत होती है। तो जो परिवार वाले होते हैं उसके, श्री प्रकाश के, वो उनको लगता है कि ये अपराध की तरफ कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जो बात थी जिस पे उसने मर्डर किया वो बात बहुत बड़ी नहीं थी। वो बात बहुत छोटी थी। मर्डर कर दिया तो उसके परिवार वाले सोचते हैं कि अपराध की तरफ न जाने पाए, क्योंकि कोई भी परिवार का मेंबर जो है ये नहीं चाहता कि उनके घर का बच्चा कोई जो है क्रिमिनल बने, अपराधी बने। करेक्ट। तो इसी तरीके से श्री प्रकाश शुक्ला के भी परिवार वाले थे। उन्होंने भी इसको अब बचाया कैसे जाए, अरे यहाँ रहेगा तो गलत संगत में पड़ेगा, चूंकि एक मर्डर हो कर चुका है। तो उसको लोग बैंकॉक भेज देते हैं, थाईलैंड। कौन लोग भेजते थे? उसके परिवार वाले। अच्छा। कहते तुम जाओ वहाँ रहो। तो वहाँ चला तो जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वो वापस आ जाता है। और बैंकॉक थाईलैंड इस वजह से भेजते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उस इलाके के बैंकॉक में, थाईलैंड में वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। अच्छा। तो सबकी एक दूसरे से जान पहचान है, तो वहाँ भेजे। लेकिन कुछ ही दिन बाद श्री प्रकाश यहाँ पर वापस आ गया। और उसके बाद पहली बार वो चर्चा में तब आया, मैं शायद 94 की बात है। उससे पहले 1-2 मर्डर उसने किया था, लेकिन जैसा जो शुरुआती मर्डर किया था, हथियार और ये मतलब कहाँ से उसने, किस तरीके से मर्डर किया था?
अब मर्डर तो उस समय तमंचे से होता था, तमंचा या किसी की पिस्तौल वगैरह। अरे भाई, बम्बई में जब मर्डर होता था तो जो पिस्टल बन करके जाती थी, मतलब जो लोकल पिस्टल बनती थी, तमंचा बनता था, वो इधर पूर्वांचल से ही बन करके जाता था बम्बई में। तो श्री प्रकाश शुक्ला तो यही था, तो उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, पर मतलब हथियार वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। बैंकॉक से वापसी हुई then- बैंकॉक से वापसी होती है, तो इसके बाद वो गोरखपुर आ जाता है। उसके बड़े भाई रहते हैं ओम प्रकाश शुक्ला, वो नगर निगम के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, गोरखपुर में ठेकेदारी वगैरह करते हैं। तो वहाँ से वो उन्हीं के पास रहने लगता है। इस दौरान उसने 1-2 मर्डर किए, लेकिन उसमें वो चर्चा में नहीं आया। इसी बीच जो है, आई थिंक कि 94 की बात है, एक मर्डर होता है गोरखपुर में। एक जगह है पार्क रोड, ओके गोलघर के बगल में ही है पार्क रोड। पार्क रोड पर एक मर्डर होता है विवेक सिंह का। विवेक सिंह का जो मर्डर होता है, उसमें श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पहली बार बड़े पैमाने पर उभर करके सामने आया। अच्छा, और इसके पीछे की वजह क्या थी मर्डर की? और विवेक सिंह वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। ओके गोरखपुर में जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है, उस समय गोरखपुर जो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय हुआ करता था, उसमें समझिए कि आधा बिहार और करीब 40% उत्तर प्रदेश का वो सेंटर था पूर्वोत्तर रेलवे का। वहाँ जीएम बैठता था रेल का, अभी भी बैठता है, लेकिन अब दायरा उसका काफी कम हो गया है, बहुत सारे और सेंटर बन गए हैं। तो वहां पर श्री प्रकाश शुक्ला, कहा जाता है कि जो वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी, ये दोनों लोग रेलवे के ठेके करते थे। ओके वीरेंद्र प्रताप शाही के लोग अपना ठेका करते थे और हरिशंकर तिवारी के लोग अपना ठेका करते। दोनों लोगों में डिस्प्यूट अब खत्म हो चुका था, मतलब काम रजामंदी से चीजें आपसी रजामंदी से एक तरीके से वो बन चुका था। लेकिन विवेक सिंह का जब मर्डर होता है, तो विवेक सिंह का मर्डर इस वजह से किया जाता है, एक बिहार के एक व्यक्ति होते हैं सूरज भान सिंह। ओके सूरज भान सिंह किसी इस ठेके में घुसना चाहते हैं। चूंकि रेलवे का जो काम होता था वो बिहार में भी होता था, तो बिहार में जो काम होता था इन्हीं लोगों के लोग काम किया करते थे। सूरज भान को लगा, वहाँ वो लोकल ठेके करते थे, मोकामा के रहने वाले हैं सूरज भान, तो सूरज भान को ये लगा कि कुछ ठेके हम रेलवे के इधर के लोग जाकर के करते हैं, तो हम क्यों ना उठा लें। बिल्कुल तो इसलिए सूरज भान जब यहाँ आते हैं, तो सूरज भान जब टेंडर डालने के लिए जाते हैं रेलवे में, तो कुछ उनको प्रॉब्लम होती है। एक बार जो बीरेन शाही के लोग होते हैं और इनके लोग होते हैं, वो टेंडर उनको नहीं डालने देते हैं। अच्छा उसके बाद दूसरी बार जब वो आते हैं, फिर टेंडर हर 15 दिन पे खुलता रहता है, हर महीने 15 दिन पे टेंडर होता था, और बहुत काम उधर होते थे रेलवे के। तो सूरज भान आते हैं और सूरज भान संपर्क करते हैं श्री प्रकाश शुक्ला से किसी के जरिए। उनको एक शूटर की तलाश होती है कि जो दबंग हो और टक्कर ले सके। कुल मिला के इन सब की शुरुआत जो हुई थी वो रेलवे के ठेकों का जो ठेके को लेकर था, हुई थी। उसी के हुआ। वहाँ पे पहले वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों लोग काम करते थे, और सूरजभान सिंह का इसमें इंटरप्शन हुआ बीच में, जिनको एक शूटर की तलाश थी। अब यहीं पर श्री प्रकाश शुक्ला सूरज भान के संपर्क में आता है, ठीक है और एक टेंडर को लेकर के रेलवे ऑफिस में दिन में बहस होती है विवेक सिंह से और श्री प्रकाश शुक्ला से और सूरज भान से। सूरज भान चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला और सूरज भान एक ही पाले में थे, और विवेक सिंह वीरेंद्र प्रताप शाही का आदमी था। अच्छा दिन में बहस होती है और शाम को पार्क रोड पर श्री प्रकाश शुक्ला विवेक सिंह का मर्डर कर देता है। अब जब श्री प्रकाश शुक्ला मर्डर कर देता है विवेक सिंह का, तो स्वाभाविक सी बात है कि शाही जी नाराज हुए इस बात को लेकर के, और उन्होंने बहुत सारी धमकियां दी, और इस मर्डर करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला बिहार चला जाता है, यहाँ रहता नहीं है। सूरज भान उसको संरक्षण देते हैं।
यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला का एक तरीके से उदय होता उदय है। होता है। और उसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला कहाँ तक जाता है, इसके बारे में आपको पता ही है। सर, शिव प्रकाश शुक्ला के से आपकी कभी बातचीत हुई या कभी फेस टू फेस आपने देखा है? श्री प्रकाश शुक्ला, जब श्री प्रकाश शुक्ला नहीं बना था, तब मैंने देखा था उसको, लेकिन तब मैं जानता भी नहीं था कि ये श्री प्रकाश अच्छा। शुक्ला है। बाद में हालांकि मैं जब फोटो आई उसकी तो मैं खुद भी नहीं पहचान पाया कि वही आदमी है। सर, फोटो तो बहुत दिन तक वही वाली चली है जो चेहरा अलग, धड़ अलग। तो कदकाठी कैसी थी शिव प्रकाश शुक्ला की, मतलब? नहीं, ठीक थी, दुबला पतला था। अच्छा, क्योंकि फोटो तो वो वाली कहानी है ना कि सुनील शेट्टी की बॉडी के ऊपर वो सर लगा दिया दवाई, हाँ, वो लगाई गई तो वो तो एसटीएफ ने करा था। एसटीएफ ने किया था। लेकिन वास्तविक रूप से शिव प्रकाश शुक्ला को किसी ने, कोई फोटो ऐसी नहीं है जिसमें। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला जब गिरफ्तार हुआ था तब भी उसकी कोई फोटो नहीं मिली। तब उसमें फोटो का इतना चलन नहीं था। अब तो जब कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो उसकी फोटो खींची जाती है। उस समय इतना चलन नहीं था तो फोटो खींची नहीं जाती थी। तो फोटो स्वाभाविक सी बात है ना, अगर फोटो खींची गई होती तो पुलिस के पास होती। तो इसकी वजह से किसी के पास फोटो नहीं हुई और उसके बाद कभी वो गिरफ्तार हुआ ही नहीं। तो जब गिरफ्तारी नहीं हुआ, पकड़ा ही नहीं गया, तो फोटो कहाँ से होगी। और जहां कहीं भी वो जाता था वो इतना सतर्क रहता था कि कोई उसकी फोटो न खींचने पाए। वो हमेशा एक कॉशस रहता था, मानो किसी से मिल भी रहा है वो। हालांकि उस समय इतना मोबाइल का चलन तो था नहीं कि जहां जब बैठिए वहीं क्लिक कर दीजिए जैसे क्लिक किए जा रहे हैं। तो वहाँ इस तरह का चलन तो था नहीं। तो लेकिन कोई भी कैमरा अगर कोई लेकर के आता था तो सतर्क रहता था कि कोई हमारी फोटो को क्लिक ना करने पाए। अच्छा, आपकी कभी बात हुई है शिव प्रकाश शुक्ला से फोन पे? बात का तो मैं नहीं कह सकता कि कितनी बार बात हुई, मैं कोई गिनती नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हम गिन नहीं सकता कितनी बार बात हुई है। लेकिन कभी मैंने उसको फोन नहीं किया। जब भी मेरी बात हुई उससे तो उसका ही फोन हमारे पास आया, हमारे ऑफिस के नंबर पर आता था। ऑफिस का नंबर हमारा था, उसी पे आता था और वो अपने बारे में अपनी तारीफ किया करता था कि हमने आज ये कर दिया, हमने ये कर दिया, यही सब बात होती। कोई ऐसा वाक्य जो आपके जहन में रह गया हो बातचीत में? मुझे याद है अभी भी एक बार उसने इसी लखनऊ के एक बड़े व्यापारी थे विवेक लाधानी, ओके। उनकी किडनैपिंग उसने की थी। हम्म। और किडनैपिंग के साथ 15 या 20 दिन बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने उनको छोड़ा था। ओके। तो आई थिंक कि जब किडनैपिंग हुई थी तभी बात किया, तभी फ़ोन किया था। और जिस दिन मतलब उनको छोड़ा, उस दिन उसने मेरे घर पे फ़ोन किया। अच्छा, घर का। ओके। अब मैं तो चौंक गया क्योंकि मैं थोड़ा लेट जगता हूँ, करीब 8 साढ़े 8 बजे। तो मैं 8 साढ़े 8 बजे जगा तो पिताजी ने बताया हमारे कि किसी श्री प्रकाश का किसी का फ़ोन आया था। तो अरे! मैं चौंक गया। तो मैंने कहा घर पे ही फ़ोन कर दिया। कभी घर पे फ़ोन करता नहीं था, इज़ फर्स्ट टाइम कि वो घर पे फ़ोन किया हमारे। ओके। पिताजी भी समझ नहीं पाए किसका फ़ोन है। तो पिताजी ने जब मैंने उनको बताया कि अरे श्री प्रकाश शुक्ला का फ़ोन था, तो बड़ा हमारे ऊपर नाराज़ हुए। बोले ये नौकरी छोड़ दो। इतना बड़ा अपराधी तुमको फ़ोन कर रहा है। बहुत हमको डाँटे, मतलब मैंने हाँ, उनका कंसर्न था तो मैंने बड़ा समझाया। अरे हमने कहा ये सब चलता रहता है, बार-बार अक्सर ही फ़ोन करता रहता है। तो फिर बहरहाल ये मामला मतलब वो अपनी हुआ, चीजें बताने के लिए फ़ोन करता था। इसके बाद यहाँ से निकल कर के मैं ऑफ़िस पहुँचा। जब ऑफ़िस पहुँचा तो 11 बजे हमारी मीटिंग होती थी, डेली होती थी 11 बजे। रिपोर्टिंग की मीटिंग होती थी जिसमें डिस्कस किया जाता था कि आज कौन सी खबर जाएगी, कल क्या प्लानिंग है। तो 11 बजे मैं पहुँचा तो वहाँ एक गोपी चंद हमारा प्यून था, चपरासी था। तो गोपी चंद ने कहा अरे सर कई बार फ़ोन आ चुका है, कोई फ़ोन कर रहा है बार-बार और आपको पूछ रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, कौन है? तब तक हम बैठे थे अपनी चेयर पे बैठे, जैसे बैठे मुझे लगता है कि 1-2 मिनट ही गुज़रा होगा तब तक फिर फ़ोन की घंटी बज गई। इस बार फ़ोन मैंने उठाया। तो मैंने फ़ोन उठाया तो हमने कहा भैया प्रणाम, हम श्री प्रकाश बोला तानी। अरे हमने कहा यार घर फ़ोन किया? अरे बोले भैया एक बड़ी अच्छी वो बात थी तो हमको बताना था, इस नाते हमने फ़ोन कर दिया घर पे। हमने कहा यार घर फ़ोन मत किया करो,
अच्छा। घर के लोग नहीं नहीं भैया अब घर फोन नहीं करेंगे। भैया बताना ये था आपको कि विवेक लाधानी को हमने सुबह छोड़ दिया। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो अच्छा किया यार। और बातचीत होती रही, कहाँ रखा क्या रखा, तो डिटेल नहीं बताता है कहाँ रखा कहाँ रखा, लेकिन ये बताया कि उसने मतलब छोड़ मेन दिया। खबर वो हो जाती थी। हाँ कि छोड़ दिया। सर वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ में हत्या होती है श्री प्रकाश शुक्ला का 12, और वो शायद कोई अपनी महिला मित्र से मिलने आए थे। इस बात पे कितनी सच्चाई है? अब देखिए महिला मित्र थी या कौन थी ये तो विषय अलग हो गया, लेकिन उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति था जिससे वो मिलने के लिए गए थे। वीरेंद्र प्रताप शाही का मर्डर लखनऊ में होता है, लेकिन वीरेंद्र प्रताप शाही पर एक बार और हमला श्री प्रकाश शुक्ला कर चुका था कहाँ पे? गोरखपुर में। श्री प्रकाश उस बार वो बच गए थे, उनका भाग्य था। श्री प्रकाश शुक्ला वीरेंद्र प्रताप शाही से उसी समय से उन दोनों में टकराहट हो गई थी जब से विवेक सिंह का मर्डर हुआ था, वो रेलवे टेंडर वाला। रेलवे टेंडर वाला। वीरेंद्र प्रताप शाही बहुत दबंग व्यक्ति थे और डरते नहीं थे किसी से, बहुत साहसी व्यक्ति थे। तो श्री प्रकाश शुक्ला ये बात जानता था, तो उसको ये डर था कि कहीं वीरेंद्र प्रताप शाही अपने लोगों से हमको न मरवा दें। इस वजह से वो वीरेंद्र प्रताप शाही पर परमानेंट नजर रख रहा था कि कहाँ इनको हम मार दें। तो उसने गोलघर में उनका एक ऑफिस था जहाँ वो सुबह 10-11 बजे के आसपास आ जाते थे और ऑफिस में बैठते थे। ऑफिस में बैठने के बाद वो शाम को दिन भर गपशप लोगों से करते थे और शाम को 6-7 बजे के आसपास, 7 बजे के बाद ही वहाँ से अपनी कार से अकेले निकलते थे। जबकि वो एमएलए रह चुके थे, उनको सिक्योरिटी, उनको गनर भी था, पर्सनल भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो अकेले निकलते थे कार में खुद गाड़ी चलाते हुए और घर जाते थे मोहद्दीपुर की तरफ। जिस दिन की घटना, मुझे तारीख तो ठीक से याद नहीं है, जिस दिन की घटना है उस दिन भी यही हुआ कि दिन भर वहाँ बैठे और शाम को करीब वही 7-7:30 बजे के आसपास वहाँ से निकले। अपनी मारुति 800 गाड़ी थी, खुद चलाते हुए, नहीं शायद एक गनर था उनके साथ, क्या, हाँ शायद गनर था, चलाते हुए आगे गए। और जैसे ही कलेक्ट्रेट के गेट नंबर 1 तक पहुँचते हैं, गोलघर से थोड़ा, गोलघर चौराहे से आगे कलेक्ट्रेट का गेट है, वहाँ पर श्री प्रकाश शुक्ला जो है उन पर AK-47 से हमला करता है। अच्छा। पूरी गाड़ी छलनी हो जाती है, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला इस हमले में बच जाते हैं। अब आप सोचिए बचते कैसे हैं। एक श्री प्रकाश शुक्ला उनको हिला डुला के देखा था, जो वहाँ पे लोग थे चौराहे पर, इतनी दहशत मच गई थी। श्री प्रकाश शुक्ला उनको हिला डुला के देखा था कि मर ही गए हैं, तब वो आगे बढ़ा था, लेकिन वो बच गए। बचे कैसे? दरअसल उन्होंने क्या किया कि जब ये हमला, गोली चला रहा था AK-47 से, तो वो स्टीयरिंग के नीचे अपने सर को उन्होंने कर लिया था, और सर तो गोली अगर आती भी थी तो ऊपर से निकल के चली जाती थी, और एकदम अपने को, पूरे शरीर को शांत कर लिया था। मुझे लगता था सांस वगैरह जो भी हो रोक लिया था, ताकि अगले को लगे ना कि मैं जिंदा हूँ। चूंकि श्री प्रकाश वीरेंद्र प्रताप शाही भी अपराधी प्रवृत्ति के ही थे, तो इस ये सब उनको कला पता थी। श्री प्रकाश शुक्ला हिलाया डुलाया और आगे बढ़ गया। जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये बदमाश चले गए हैं, तब वो निकलते हैं, और निकल करके पुलिस आती है, फिर उनको घर लेकर के जाती है। तो पहला हमला तो वीरेंद्र प्रताप शाही पर ये हुआ। उसके बाद श्री प्रकाश को लगा कि वीरेंद्र प्रताप शाही को कहाँ मारा जाए, तो गोरखपुर में भी वो उसके लोग थे, वो रेकी करते थे, और लखनऊ में भी उसके लोग थे। करीब उस घटना के करीब साल या 1.5 साल बाद वीरेंद्र प्रताप शाही लखनऊ आए हुए थे। तो लखनऊ में सुबह जो है वो निकल करके अपने जो घर से, अपने इंदिरा नगर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। वो अकेले थे वो, और वहीं पर श्री प्रकाश शुक्ला बस्ट फायर करके उनका मर्डर कर देता है। ये श्री प्रकाश से किसी ने करवाया नहीं था, श्री प्रकाश ने स्वयं? हाँ, ये श्री प्रकाश की एक खासियत थी कि श्री प्रकाश खुद मर्डर करता था, मतलब वो किसी से करवाता नहीं था,
उसके शूटर साथ जरूर रहते थे, लेकिन वो गोली जरूर चलाता था किसी भी घटना में। मतलब उसके शूटर 2-4 साथ रहते थे, लेकिन गोली खुद चलाता था। सर किस प्रकार का मतलब वो था, व्यक्तित्व था श्री प्रकाश शुक्ला का? अब ऐसे लोगों का व्यक्तित्व क्या होता है, ये तो क्रिमिनल माइंड है, इसका व्यक्तित्व तो मतलब क्रिमिनल माइंड है, पूरी तरीके से अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो। हाँ, डेयरिंग था, ड्रेसिंग था, उसको कपड़ों का बड़ा शौक था, जूतों का बड़ा शौक था। कोई भी नई कंपनी का जूता जैसे ही लॉन्च होता था, पता चला उसके पैर में होता था। ओके। कपड़ा एक से एक महंगा पहनता था। तो शौकीन मिजाज का था वो। ओके। अच्छा, हम लोगों ने ये भी सुना है कि श्री प्रकाश शुक्ला ने सीएम कल्याण सिंह की भी सुपारी ली थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है? ये बात पूरी तरीके से गलत है। ओके। ये एसटीएफ ने डाइवर्ट किया था कि ये जो केस है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए कि फोकस जो है, गवर्नमेंट का भी फोकस श्री प्रकाश पर आ जाएगा। हाँ, बाकी मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये बात कहीं आई नहीं है, लेकिन वो एक एमपी हैं और इसी अवध के इलाके के हैं, एमपी हैं, आज भी एमपी हैं वो। उनकी सुपारी उसने, मतलब उनकी हत्या करने की धमकी दी थी। क्योंकि जब इसकी छानबीन या खोज हुई होगी तब तो पता ही चला होगा कि ऑफ कोर्स दिस वाज टोटली अ फॉल्स मतलब न्यूज़। देखिए क्या है कि जो भी घटना होती है वो पुलिस के जरिए ही छपती है, अखबार में आती है, टीवी में आती है, और कोई तो रास्ता होता नहीं है। तो पुलिस ने कह दिया कि कल्याण सिंह की सुपारी लिया तो लिया, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ और थी। एक एमपी का मामला था और जबरदस्ती उसमें कल्याण सिंह को। सर पूर्वांचल का कभी अंडरवर्ल्ड कनेक्शन रहा है? मतलब कहीं ऐसा कुछ कि श्री प्रकाश शुक्ला ने कहीं कनेक्ट करने की कोशिश अब करी? पूर्वांचल का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन तो श्री प्रकाश से पहले से है। श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ ऐसा? अबू सलेम जो अंडरवर्ल्ड का बड़ा माफिया जो जेल में है इस समय, वो आजमगढ़ का रहने वाला है, तो पहले से कनेक्शन है। दाऊद इब्राहिम जो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी है, उसके रिश्तेदारी आजमगढ़ में है, उसके कई परिवार के लोग लखनऊ में रहते हैं, तो ऑलरेडी कनेक्शन है। और दाऊद के बहुत सारे शूटर आजमगढ़ गोरखपुर के थे जो वहां जाते थे, ओके। तो पहले से कनेक्शन रहा है। और श्री प्रकाश शुक्ला जो है, कोशिश उसकी ये रहती थी कि हम बड़े लोगों को टारगेट करें, तो जब बड़े लोगों को टारगेट करेंगे तो हमारा नाम बड़ा होगा। हम्म। अब जैसे वीरेंद्र साई को उसने मारा तो बड़ी चर्चा हुई। भाई आदमी, मर्डर तो मर्डर है, एक आम आदमी का मारो, एक खास आदमी का मारो, तो खास आदमी वीरेंद्र प्रताप शाही थे तो बड़ी चर्चा हुई। श्री प्रकाश शुक्ला बड़ा अपराधी बन गया। तो वो बड़े लोगों पर टारगेट करता था। ओके। और मतलब मुझे तो किसी ने बताया था, मुझे वो किसी पुलिस वाले ने ही बताया था कि उसके दिमाग में था कि वीरेंद्र साई, हरशंकर तिवारी, बड़े नाम तो थे ही, हरशंकर तिवारी को उसने टारगेट किया। अच्छा, हरशंकर तिवारी को उसने टारगेट किया। इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, पहली बात तो यही थी कि वो रेलवे का ठेका सबको धमकाता ही था। जब वीरेंद्र प्रताप शाही की हत्या हो गई तो हरशंकर तिवारी खुद ही डर गए। तो हरशंकर तिवारी उसके बाप को अपनी गाड़ी में आगे बैठा करके चलते थे। अच्छा, मतलब शिव प्रकाश शुक्ला के पिताजी को हाँ, गाड़ी में बैठा के चलते थे। ओके। इस डर इस कदर था कि श्री प्रकाश शुक्ला कहीं हमको न मार दे। तो बड़े लोगों को हमेशा वो टारगेट करता था। श्री प्रकाश शुक्ला, एक पुलिस अधिकारी ने मुझे बताया था कि दाऊद इब्राहिम तक पहुंचना चाहता था। अच्छा। और इसके लिए उसने एक दाऊद इब्राहिम का एक कोई दाहिना हाथ है मुंबई में, उससे संपर्क भी किया था। ओके। और उससे मुलाकात भी की थी, बात भी की थी। और जब देरी होने लगी
मुलाकात उससे कहा था कि तुम मुलाकात कराओ। जब देरी होने लगी तो उसने उस जो मिडिल मैन था, जो उसका खास आदमी था, उसको बड़ा धमकाया भी था। अच्छा। और कहते हैं धमकाने के चक्कर में उसे रैंसम घूस लिया था कि नहीं तुम ही को मार देंगे। तो इतनी दहशत थी पूरे देश में कि उसने पैसा दिया था उसको, श्री प्रकाश शुक्ला को। तो दाऊद तक वो पहुंचना चाहता था। अच्छा सर, आपने पहले का भी गोरखपुर देखा है, आज भी गोरखपुर देख रहे हैं, अभी किस प्रकार का अंतर पाते हैं 90s के गोरखपुर में और आज के? 90s और आज के गोरखपुर में बहुत फर्क आ गया है। योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, गोरखपुर से आते हैं। ओके। 2017 में वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और जब चीफ मिनिस्टर कोई होता गोरखपुर के, वो दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं। इससे पहले वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और योगी आदित्यनाथ जी दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं। तो गोरखपुर अब अपराध के लिए नहीं जाना जाता है, अब पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ के नाम से जाना जाता है। अब ये बदलाव आया है। और पहले के और आज के गोरखपुर में डेवलपमेंट को अगर हम देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। और क्रिमिनल तो अब रहे ही नहीं। क्रिमिनल तो अब वैसे तो कहीं भी नहीं रहे। अब देखिए क्राइम का ट्रेंड पहले से और आज में बदल गया। पहले क्या होता था, मर्डर होते थे, लूट होती थी, किडनैपिंग होती थी रैंसम के लिए। अब क्या हो रहा है, अब डिजिटल क्राइम हो रहा है, आर्थिक अपराध हो रहा है। आर्थिक अपराध हो रहा है। अब मोबाइल से फ्रॉड हो जा रहा है। कोई बैठा व्यक्ति दुबई में है, मोबाइल से आपका पैसा खाते से निकाल ले रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, साइबर क्राइम का इस्तेमाल करके। तो अब क्राइम बदल गया है और क्रिमिनल भी बदल गए हैं। ओके सर, श्री प्रकाश शुक्ला के जो दो साथी थे जो आखिरी समय में थे, सुधीर त्रिपाठी और अनुज सिंह, इनके विषय में कुछ बताइए कि किस प्रकार से इनका जुड़ाव हो गया श्री प्रकाश शुक्ला से? देखिए श्री प्रकाश शुक्ला, ये लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ओके। एक यूनिवर्सिटी में एक अध्यक्ष थे वेद प्रकाश मिश्रा। वेद प्रकाश मिश्रा के ये सब चेले थे, श्री प्रकाश शुक्ला वगैरह। अच्छा। तो उसी की दोस्ती जो है, जब श्री प्रकाश शुक्ला आगे बढ़ गया, उसका नाम हो गया, तो अनुज सिंह भी उसके साथ आ गया, सुधीर त्रिपाठी भी उसके साथ आ गया। और उससे पहले आनंद पांडे था, राजन तिवारी थे। तो बल्कि अनुज सिंह के पिता तो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर थे। हाँ, सब इंस्पेक्टर। और जब श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया तो अनुज सिंह और सुधीर त्रिपाठी उसके साथ थे। तो सब यूनिवर्सिटी के थे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के। अच्छा, मतलब एक तरीके का यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स। हाँ, यूनिवर्सिटी में फ्रेंडशिप थी। वो जब एक व्यक्ति आगे बढ़ गया तो उसने सबको खींचा अपनी तरफ। अच्छा, और दोनों मतलब सामान्य लड़के ही? हाँ, सामान्य घर के, सामान्य परिवार के थे। जो श्री प्रकाश शुक्ला को AK-47 उस दौर में जो उसके पास थी, वो कहाँ से, किस प्रकार से? AK-47 सबसे पहले उसको सूरज भान ने दी थी। ओके। सूरज भान बिहार के एक तरीके से बाल MP रहे वो, फिर चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो सफेद पोश हो गए हैं। लेकिन जो गोरखपुर में रेलवे का ठेका लेने वाले थे वो सूरज भान ही थे। और सूरज भान गैंग के श्री प्रकाश शुक्ला एक तरीके से शूटर थे। तो सूरज भान जिसको भी मरवाना होता था वो श्री प्रकाश शुक्ला से उसको मरवाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला को उसी के बदले सूरज भान ने AK-47 दी थी। और जब श्री प्रकाश शुक्ला के पास पैसा हो गया तो AK-47 वो मंगा लेता था पैसे से। क्योंकि जो पुरुलिया में जो AK-47 बहुत सारे असलहे गिरे थे, वो कहते हैं कि बिहार में आज की तारीख में भी पड़े हुए हैं और लोग बेचते हैं उसको। तो वो मंगा लेता था। जब पैसा हो जाएगा तो हथियार की कोई कमी नहीं है। पहले श्री प्रकाश के पास पैसा नहीं था, तब वो सूरज भान के लिए गोली चलाता था। और उसने, सूरज भान ने, एक मंत्री थे सरकार, बिहार सरकार में, ब्रिजबिहारी प्रसाद, उनके एम्स में मर्डर कर दिया था घुस करके। वो किस प्रकार से हुई थी पूरी प्लानिंग ब्रिजबिहारी प्रसाद के मर्डर की? अब प्लानिंग कैसे हुई तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरा जो घटनाक्रम ये हुआ था, ब्रिजबिहारी प्रसाद की तबीयत खराब थी, वो एडमिट थे, जो वहाँ का सरकारी अस्पताल है, एम्स जिसे बोलते हैं, उसमें भर्ती थे।
और अस्पताल में भर्ती थे, कई दिन तक भर्ती थे वो। श्री प्रकाश शुक्ला को सूरजभान ने टास्क दिया कि इनको मंत्री मतलब मारना है। दरअसल सूरजभान को यह लग रहा था कि बृजबिहारी प्रसाद सूरजभान को किसी न किसी पुलिस मुठभेड़ में मरवा देंगे, चूंकि मिनिस्टर थे, लालू यादव जी की सरकार थी, सर लालू मुख्यमंत्री थे या राबड़ी मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसी बीच सूरजभान को जब ये पता चलता है तो श्री प्रकाश को जितना बड़ा टास्क होता था वो श्री प्रकाश शुक्ला को ही देता था। तो श्री प्रकाश शुक्ला पहले तो घबराया कि भाई एक तो मंत्री को मारना है, दूसरा अस्पताल के भीतर घुस के मारना है, इतनी सारी सिक्योरिटी वहाँ है, तो थोड़ा घबराया। लेकिन फिर उसने योजना बनाई और योजना बना करके हॉस्पिटल के में घुस करके श्री प्रकाश शुक्ला ने मारा और मार करके निकल गया। ओके सर, 22 सितंबर 1998 जब श्री प्रकाश शुक्ला की मुठभेड़ में एनकाउंटर जो होता है, बताइए कुछ। जब उस दिन आप लोगों को खबर आई थी तो क्या था, किस तरीके से खबर आई और पूरी इस खबर के पीछे क्या क्या स्टोरीज चल रही थी? अब देखिए, जो पुलिस की स्टोरी है वही सबके सामने है। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला चूंकि गोरखपुर का अपराधी था और उसका बिहार गोरखपुर में ही सबसे ज़्यादा क्राइम है। उसने लखनऊ में एक दरोगा का मर्डर किया था, आर के सिंह का। जी जी जी। वीरेंद्र प्रताप शाही का उसने मर्डर किया। एक भानु मिश्रा थे, उनका एक होटल था, उसमें मतलब उनको मारने के लिए हमला किया, तो वो बच गए थे। लेकिन ज़्यादातर क्राइम जो है उसने गोरखपुर में किया। और जो क्राइम कर देता था तो वो रैंसम वसूली करता था, लोगों को धमकाता था, व्यापारियों को, कि आप पैसा नहीं दोगे तो आपको मार देंगे, आपकी किडनैपिंग कर लेंगे। तो लोग पैसा उसको देते थे, खुले हाथ से पैसा देते थे। अक्सर वो लखनऊ से दिल्ली में रहता था। जब एसटीएफ बनी 98 में, 99 में शायद उसका मर्डर वो होता है, अपने 17 सितंबर 1998, हाँ, ये 98। तो 98 को उसका वो होता है। तो 97 में एसटीएफ बनती है। एसटीएफ को श्री प्रकाश शुक्ला के लिए ही बनाया जाता है। डेडिकेटेड ये जो फोर्स है वो इसी पर काम करेगी। उससे पहले कुछ पुलिस वाले उस पर काम कर रहे थे श्री प्रकाश शुक्ला पे, लेकिन डेडिकेटेड एक फोर्स बनाई जाती है एसटीएफ। कई पुलिस वाले उसमें बहुत सारा मतलब उसको ट्रैक किया जाता रहता है। लेकिन ये ट्रैकिंग का जो सिस्टम था वो गोरखपुर में भी था। उसमें हम गोरखपुर में ही थे। तो वहाँ पर डीआईजी थे एसएन सिंह। एसएन सिंह साहब अपने, उनका जो ऑफिस और घर एक ही था, ऑफिस में ही ये पूरा सिस्टम लगा हुआ था। कुछ पुलिस वाले वहाँ पर तैनात थे। तो श्री प्रकाश की जितनी भी फ़ोन कॉल्स होती थी वो वहाँ पे सुनी जाती थी। लिसनिंग जिसे बोलते हैं पुलिस की भाषा में, ट्रैक किया जाता था। श्री प्रकाश की एक खासियत कहें या कमी कहें, जो भी कहिए, कि वो लड़कियों से बात बहुत करता था। मतलब लड़की उसकी कमजोरी थी। तो गोरखपुर में एक दो लड़कियां थी, उनसे अक्सर वो बातचीत किया करता था। और जब भी बात करता था तो घंटों घंटों बात करता था। जिस दिन वो मुठभेड़ में मारा गया है उस दिन वो गोरखपुर की ही एक लड़की से वो बात कर रहा था फ़ोन पर बात कर रहा होता है और पता चल जाता है कि वो फ़ोन पर बात कर रहा है। ये लड़कियां प्लांट करी गई थी श्री प्रकाश के लिए या ऐसे ही जनरल? नहीं, ये तो जनरल बात करता था उस लड़की से, जिससे वो बात कर रहा था, वो उससे जनरल बात करता था, अक्सर ही बात किया करता था, प्लांट नहीं की गई थी। तभी वो बात कर रहा था तो सब जैसे बात करता था तो उसका फ़ोन ट्रैक पर लगा हुआ था और लड़की का भी लगा हुआ था, क्योंकि लड़की को अक्सर वो फ़ोन करता रहता था। तो लड़की का फ़ोन टैप पर था। तो जैसे ही ये पता चलता है कि वो फ़ोन जो है बात कर रहा है, तो ये जानकारी जो सुनने वाले जो इंस्पेक्टर और सिपाही होते हैं वो तुरंत एसएन सिंह साहब को देते हैं कि बात कर रहा है वो। एसएन सिंह साहब खुद सुनते हैं उसको और उसके बाद वो यहाँ से इसकी सूचना अरुण कुमार
एसएसपी होते हैं एसटीएफ के, उनको देते हैं। एसटीएफ के एसएसपी उस समय दिल्ली में होते हैं। कई दिनों से दिल्ली में एसटीएफ जो है कैंप कर रही थी, पूरी टीम कर थी। इसमें अरुण कुमार थे, राजेश पांडे जी थे, सत्येंद्रवीर सिंह थे, तेवतिया जी थे, अविनाश मिश्रा थे। इसमें कई पुलिस अधिकारी जो एसटीएफ के थे वो दिल्ली में ही कैंप कर रहे थे श्री प्रकाश को पकड़ने के लिए 1 सप्ताह से। लेकिन सूचना मिलती थी कि आज यहाँ आया, पुलिस जब तक वहाँ पहुँचती तब तक वहाँ से निकल जाता था। तो पुलिस बहुत परेशान हो गई थी। तो इस दिन जो है उसमें दिल्ली पुलिस का भी सहयोग लिया जाता था, क्योंकि लोकल दिल्ली पुलिस थी तो दिल्ली पुलिस को ज़्यादा जानकारी थी वहाँ के बारे में, इनको उतना कम थी। तो उस तारीख को भी, जो तारीख आप बता रहे हैं, 17 सितंबर 1998 को जब एसएन सिंह साहब अरुण कुमार को बताते हैं, तो अरुण कुमार साहब बड़े बेमन से, चूंकि अक्सर ही वो बताते रहते थे एसएन सिंह साहब कि आज यहाँ है, बताते थे कल यहाँ है, परसों यहाँ है, इतने बार उसको तो इतनी बार वो बता चुके थे कि बड़े बेमन से उन्होंने, एसएन सिंह साहब ने इस जब बताया तो अरुण कुमार जी ने बड़े बेमन से इसको लिया और सूचना आई तो उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया कि भाई देखो आज यहाँ की सूचना आ गई है। तो वो एयरपोर्ट के सामने का एक पीसीओ का वो पता देते हैं कि इस पीसीओ से वो फोन टाक चल रही है। उससे कुछ दूरी पर ये लोग होते हैं। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसमें दिल्ली पुलिस भी थी, एक महावीर सिंह थे, एसीपी या डीसीपी थे, वो भी थे, और कई पुलिस के जवान थे दिल्ली पुलिस के। पुलिस वहाँ पहुँचती है और पुलिस जब पहुँचती है तो 2 लड़के बाहर जो है पीसीओ के, वो बातचीत मतलब खड़े होकर के निगरानी कर रहे होते हैं ओके कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा है, और अंदर वो बात कर रहा होता है। तो वो 2 लड़के जो बाहर होते हैं वो सुधीर तिवारी और अनुज सिंह होते हैं। श्री प्रकाश को जब ये भनक लगती है तो वहाँ से वो निकलता है, गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है, पुलिस उसका पीछा करती है और मुठभेड़ होती है, मार दिया जाता है। ये जो पुलिस की कहानी है वही में। ओके। तो इसके बाद मतलब जो मुठभेड़ हो गई, सब कुछ हो गया, पुलिस को और कुछ वो नहीं मिले जुड़े हुए श्री प्रकाश से तार, क्योंकि कहा जाता है कि श्री प्रकाश के पास एक डायरी मिली थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें पुलिस को मिली थी। अब देखिए डायरी वगैरह मिलने का, डायरी तो मिली थी, क्या डायरी, वहाँ कौन सी डायरी मिलेगी? पुलिस उसके बाद गई थी, उसके बसंत कुंज में उसका एक आवास था जिसमें किराए पर उसने ले रखा था, वहीं पर वो रहता था। इसके बाद पुलिस ने वहाँ दबिश डाली थी, लेकिन उस डायरी मिली, उसमें बहुत सारे लोगों के, पॉलिटिशियन के नाम थे, पत्रकारों के नाम थे जिनसे वो बात करता था, और पॉलिटिशियन के ज़्यादा नाम थे जिनका वो उनको संरक्षण था। लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। जो पॉलिटिशियन थे आज भी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। बहुत लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला को शरण दिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, आज की तारीख तक नहीं हुआ। सर उतने सबूत या कह लीजिए उस दौर में उतनी चीज़ें मिल नहीं पाती थी जिस प्रकार से सिद्ध हो पाए कि हाँ आज के दौर में ये चीज़ें नहीं, उस समय भी था, ऐसा नहीं था। उस समय भी लिसनिंग होती थी, और किससे श्री प्रकाश शुक्ला बात कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा था, हर काल श्री प्रकाश शुक्ला की सुनी जाती थी। जब हर काल सुन रहे हैं आप तो एक्शन हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला जब मार दिया गया तो पुलिस तो जश्न मनाने में लगी, सरकार भी जश्न मनाने में लग गई कि देखो हमने इतना बड़ा अपराधी मार दिया, मुख्यमंत्री को जिसने धमकी दी उसको मार दिया। तो सब लोग जश्न मना रहे थे, तो बाकी पीछे छूट गए। अगर क्राइम वाइज देखे तो श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद आपके अब देखिए श्री प्रकाश शुक्ला जैसा डेयरिंग कोई नहीं था। मतलब अगर इन तीनों का कंपैरिजन में ये देखें कि यूपी का सबसे बड़ा डॉन कौन हुआ, तो श्री प्रकाश शुक्ला अपने ज़माने का, और आज भी है, आज भी नाम उसी का चलता है। भाई देखिए श्री प्रकाश शुक्ला अगर कुछ दिन और रहा होता तो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भी निपटा दिया होता।
वो छोड़ता किसी को नहीं। जितने बड़े नाम थे उसकी मंशा ये थी कि हम अकेले रहें। एक बार की बात है, हम उससे बात कर रहे, मैंने फोन किया था, बातचीत चल रही थी, ऑफिस में ही था मैं, शाम का वक्त था। मैंने कहा, एक उपेंद्र विक्रम सिंह थे, बनारस के थे वो, उनका मर्डर यहाँ पे हुआ था लखनऊ में। उपेंद्र विक्रम सिंह का मर्डर हुआ और उसमें कई लोग मारे गए थे, बड़ी सिक्योरिटी में थे वो, लेकिन उसने ऐसा AK-47 चलाई कि सब छलनी हो गए। अच्छा। और ये घटना शायद सुबह 11-12 बजे के आसपास की थी। और उसी दिन उसने मुझे करीब 1 या 1:30 बजे के आसपास फ़ोन किया। अच्छा। कुछ देर बात की, फिर उसके बाद बोला कि हम भैया शाम को बात करेंगे। शाम को उसने फिर फ़ोन किया। तो मैंने कहा, यार तुम इतने बड़े-बड़े आदमियों को मारते रहते हो। तो उसने जो बात मैंने पहले, उसने कहा भैया नाम इससे होता है। हुँ। उसका कई पॉलिटिशियन ने उसका इस्तेमाल भी किया। इस्तेमाल इन द सेंस ये कि तुमको हम पॉलिटिक्स में ला दें, उसकी पॉलिटिक्स में जाने की इच्छा थी। मैंने ये बात उससे एक बार कही थी, हमने कहा लगता है तुमको भी पॉलिटिक्स में आना है। ये तो बात कहा हुई आपकी? हाँ, तो उसने कहा पॉलिटिक्स करेंगे, हम भी करेंगे। अच्छा। तो उसकी भी इच्छा थी पॉलिटिक्स में आने की। मतलब अगर वो वो मारा, बाहर निकलना चाहता था कहीं न हाँ, कहीं। वो भी निकलना चाहता था। वो दरअसल क्या है कि बहुत सारे क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थे, हुँ। जिसका नाम मैंने लिया, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरह के। वो ये 2 ही नाम नहीं है, बीरेंद्र प्रताप शाही, हरशंकर तिवारी, यही 4 नाम नहीं है, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो अपने अपने इलाके के बड़े माफिया रहे हैं। वो पॉलिटिक्स में आए, राजनीति का चोला मतलब खादी कुर्ता पहन लिए और आगे बढ़ गए। तो ये वो चाहता, वो भी चाहता था, अच्छा। और कई बड़े पॉलिटिशियन उसको संरक्षण देते थे, इसी इसी बिना पर कि हम तुमको राजनीति में कहीं न कहीं एडजस्ट प्रकार से करेंगे। एडजस्ट करेंगे। और कई पॉलिटिशियंस को वो ये इस बात के लिए रखता था कि आप हमारी मदद करिएगा, पकड़े जाएंगे तो ये होगा, मतलब मदद। हाँ, हाँ, समझ गए। तो उसके बदले में वो काम करता था। तो अपने लिए उसने कम लोगों का मर्डर किया, दूसरों के लिए उसने मर्डर ज्यादा किया। जैसे सूरज भान के कहने बहुत सारे मर्डर किए उसने, उनसे निजी कोई दुश्मन नहीं थी। वीरेंद्र प्रताप लेकिन शाही, अपने में शायद रिश्ते सही नहीं थे। किसके? सूरज भान से? हाँ। नहीं, देखिए वो इतना बड़ा हो गया था कि सूरज भान वहां दब गए थे। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम इतना बड़ा हो गया था कि सूरज भान उसके सामने कहीं टिकते नहीं थे। वीरेंद्र प्रताप शाही का मर्डर उसने निजी दुश्मनी की वजह से किया, हाँ। लेकिन बहुत ऐसे इस तरह के मर्डर उसने गोरखपुर में किए अपने निजी दुश्मनी में। लेकिन बाकी जो मर्डर उसने किया लोगों के कहने पर किया, किसी नेता ने कहा कि भाई इनको रास्ते से हटाना है तो उसने मर्डर किया। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं अपने प्रश्न में वापस आएँ कि तीनों लोगों में जो सबसे एक तरीके से खूंखार खूंखार, वो श्री प्रकाश शुक्ला था। खूंखार जिसने दहशत पैदा की। अतीक अहमद की दहशत एक जिले में रही होगी, मुख्तार अंसारी की दहशत 2-3 जिले में रही होगी, लेकिन उसकी दहशत तो पूरे उत्तर भारत में थी। हाँ। पूरे उत्तर भारत में थी, बिहार में थी, उत्तर प्रदेश में थी, दिल्ली में थी, बम्बई में थी, श्री प्रकाश शुक्ला जैसा ना तो कोई था और न ना हो। है ना कोई होगा। अच्छा, श्री प्रकाश शुक्ला का एक वर्ग है ब्राह्मण्स में जो श्री प्रकाश शुक्ला को बहुत पसंद करता है। तो श्री प्रकाश शुक्ला में क्या ब्राह्मणवाद था? उसने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का ही मर्डर किया। गोरखपुर में उसने कई ब्राह्मणों का मर्डर किया। देखिए क्या है, ये अनायास के अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है। श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसा तो है नहीं कि ब्राह्मण का मर्डर नहीं किया। हम्म। श्री प्रकाश शुक्ला ने अब कोई जाति देख करके उसने कहीं कोई मर्डर नहीं किया। और वो काम किसके लिए करता था? सूरज भान के लिए। सूरज भान तो ब्राह्मण थे नहीं। तो अपराधी की कोई जाति नहीं होती थी। अब कोई अपना उसको सेंटिमेंट से जोड़ता है कि वो बड़ा नाम था। दरअसल होता क्या है कि जब कोई बड़ा नाम हो जाता है किसी जाति में, तो उस जाति के जो लोग होते हैं उसे अपनाने लगते हैं, ओन कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आज तो 25 साल गुजर गए श्री प्रकाश शुक्ला को, 25-26 साल हो गए।
तो श्री प्रकाश शुक्ला किस प्रकार से काम करता था? वो कैसे सबके बारे में जान जाता था? मतलब ऐसा हमने देखा है कि वो जिस तक पहुँचना चाहे वो आसानी से पहुँच जाता था। श्री प्रकाश शुक्ला की यही तो खासियत थी। हुँ, इसी वजह से वो व्यापारियों में डर पैदा करता था। अच्छा। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला जिस किसी के बारे में पहले जानना चाहता था, तो उसका पूरा इतिहास निकालता था। उसका पूरा घर का पता, किस समय वो घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से कितने बजे घर आते हैं, कितने बजे वो जिम जाते हैं, मतलब पूरी प्रॉपर कितने बजे वो रेस्टोरेंट जाते हैं, अगर जाते हैं तो किस गाड़ी से चलते हैं और गाड़ी कौन चला रहा है, उसका क्या नाम है, उसके परिवार में कौन-कौन है, ये सारी जानकारी वो करता था। दरअसल वो इसके लिए उसके पास बंदे थे, लड़के थे। वो कुछ लड़कों को हायर करता था और लड़कों को हायर करके उनके बारे में पूरी जानकारी वो कर लेता था। पैसे उनको देता था और उसको अखबार पढ़ने का बड़ा शौक था। अच्छा। उसमें टीवी तो था नहीं, दूरदर्शन ही था, तो वो अखबार पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके बारे में क्या छप रहा है अखबार में, इसका भी बड़ा शौकीन था वो, न्यूज़ में बने रहना। न्यूज़ में बने रहना। उसके बारे में अगर कोई नेगेटिव बात छपी, हुँ, तो उस रिपोर्टर को फ़ोन करके धमकाता भी था। अच्छा। हाँ। कभी ऐसा आपके आस-पास मित्रों के साथ हुआ? जो नहीं, रिपोर्ट यहाँ में पर है, हमारे यहाँ गोरखपुर में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लखनऊ में कहा जाता है कि किसी ने कुछ नेगेटिव उसके लिखा था, तो किसी पत्रकार को उसने फ़ोन करके धमकाया था। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे मान लीजिए कि वो दिल्ली में रह रहा है, तो भाई लखनऊ का अखबार उसको कैसे मिलेगा आज का? कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था, पहले ई-पेपर है वो वहाँ खोल करके देख ले। तो उसका आदमी यहाँ पूरा सेंटर पे जाता था सवेरे अखबार के, और अखबार को पैक करता था और अखबार को बंडल भेजता था उसके पास, अच्छा। कुरियर से। किसी के पास भेजता था, वो दिल्ली में ले जा करके उसको देता था। अखबार देखने का इतना शौकीन था वो। अखबार इसलिए देखता था वो कि करंट से अवेयर रहना चाहता था, वर्तमान और खासकर क्राइम की खबरें देखता था। कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ लूट हुई, कहाँ व्यापारी कौन है, बड़ा आदमी कौन है। हाँ, तो बहुत सारी बातें अखबार से पता चल जाती थी। ओके। अखबार, पहला काम वो अखबार ही देखता था सुबह-सुबह। दिल्ली में होता था दिल्ली का, लखनऊ में है तो लखनऊ का, गोरखपुर में है तो गोरखपुर का। उसके बारे में एक बात और थी कि जैसे मान लीजिए लोग ये समझते थे कि इसे उसने मर्डर किया और भाग गया। हाँ, वो भागता नहीं था, हाँ, वो उसी शहर में कहीं छिप जाता था। पुलिस समझती थी वो बिहार चला गया, पुलिस बिहार चली गई। ये उपेंद्र विक्रम सिंह का जब मर्डर हुआ, तो बताया मैंने आपको कि दोपहर में करीब 11 बजे के आसपास, 10 या 11 बजे के आसपास मर्डर हुआ था। करीब 1 या 2 बजे मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी फ़ोन की घंटी बजी। हुँ, उस समय ये टिप, मतलब सूचना आ चुकी थी कि कोई उपेंद्र विक्रम सिंह का मर्डर हुआ है, सूर्यप्रकाश ने हुँ, किया। करीब 2 बजे के आसपास फ़ोन की घंटी बजी, फ़ोन मैंने उठाया। ऑफिस में एक जनरल फ़ोन हुआ करता था, जिससे सभी लोग बात करते थे, लेकिन उस समय मैं उपलब्ध था, एक आध लोग और थे, मैंने ही फ़ोन उठाया। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो सूर्यप्रकाश उधर से, "भैया प्रणाम", सूर्यप्रकाश बोलता नहीं। यही लाइन वो बोलता था, अभी भी मुझे याद है। मैं चौंक गया। मैं चौंका इस वजह से कि अभी मर्डर हुआ है सवेरे-सवेरे, आई इतने ही समय फ़ोन कर दिया। अरे! मैंने कहा अभी मर्डर हुआ और अभी फ़ोन कर दिया। हमने कहा अरे! तो उस समय एक खबर चल रही थी कि एक मारुति, मतलब एक कार जो है, पुलिस ने बरामद कर ली, जिससे सूर्यप्रकाश शुक्ला ने मर्डर किया। अच्छा। ये खबर आई। तो मैंने कहा यार, फ़ोन कर रहे हो, फ़ोन रखो भैया, ऐसा ना पकड़े जाओ तुम। हुँ, कहा नहीं, हम बहुत सेफ जगह पर हैं। और हमने कहा कार तो तुम्हारी बरामद हो गई। हुँ, कहा भैया वो गलत है, पुलिस फर्जी बोल रही है, फर्जी दिखा रही है। जिस कार से घटना हुई वो कार हमारे पास है। अब भाई पुलिस जो कह रही है उस पर भरोसा मुझे करना था,
और जो वो कह रहा था उसकी बात पर भी भरोसा करना था, क्योंकि मेरे पास कोई चेक सिस्टम तो था नहीं कि हम उसको चेक कर सकें कि कार उसके पास है जिससे मर्डर हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल हमने उसकी बात को माना। तो इस तरह का वो अपराधी था कि वो डरता एकदम नहीं था, किसी से भी नहीं डरता था। आप सोचिए कि मर्डर करने के घंटे भर बाद, 2 या 3 घंटे के बाद भीतर ही अगर फ़ोन कर रहा है वो, तो ये बड़ी बात है। इससे उसकी मतलब वो कितना जाबाज है, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निर्भीक था। निर्भीक था, कितना निडर था वो। क्लेरिफाई कर दिया कि जो ये चल रहा है न्यूज़ में ये सब गलत चल रहा गलत चल रहा है। मैंने पूछा तब उसने क्लेरिफाई किया। मैंने कहा वो तो कार बरामद हो गई। है। तो कॉल ही इसलिए आई थी कि उसे क्लेरिफाई करना था वो वी चीज़। डोंट नो कि इस वजह से आई थी या कोई और बात करता रहा। 5 मिनट बात हुई, फिर हमने कहा रखो। और जब मैं बात करता था तो पुलिस तो उसकी कॉल सुन रही है, तो बात जिससे हो रही है उसकी भी कॉल सुन रही है। बात तो हो रही है, हाँ। एक बार की बात है, उसने एक मर्डर किया था गोरखपुर में किसी शादी कार्यक्रम में। हुँ, अपने उसके निजी कोई दुश्मनी थी, उसमें 2 लोगों का मर्डर किया था। दिन में घुसा, मार दिया, हुँ, मार के निकल लिया। और उसी शाम मर्डर जब किया उसने, तो हमको फ़ोन किया और उसमें पिस्तौल शायद उसने लूटी थी। हुँ, तो पिस्तौल का नंबर उसने बताया कि ये पिस्तौल हमने लूटी है। ओके। पुलिस उसको डिनाई कर रही थी। पुलिस से मैंने कहा पिस्तौल भी लूटी गई? चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर था तो मैंने पूछा। शाहपुर थाने का मामला था, गोरखपुर का। अच्छा। तो पुलिस ने डिनाई किया, तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने ही नहीं बताया कि शिवप्रकाश का फ़ोन आया था। तो मैंने वो नंबर छाप दिया, ओके, जो शिव प्रकाश ने दिया था आपको। रिवाल्वर का नंबर उसने मुझे नोट कराया था, हाँ, मैंने छाप दिया। अब पुलिस को काटो तो खून नहीं, कि कैसे पता चला? रिकॉर्ड में है वो चीज़ तो। पता किया, पता चला शिवप्रकाश ने बताया इनको। तो वहाँ पर एक यूके बंसल वहाँ पर आईजी हुआ करते थे। ओके। तो मैं ऑफिस अभी पहुँचा नहीं था, 11 बजे पहुँचना होता था, मीटिंग होती थी। उससे पहले यूके बंसल का करीब 5-7 बार फ़ोन आ चुका था ऑफिस के नंबर पे। तो जैसे मैं पहुँचा ऑफिस, मीटिंग में हुई 11 बजे, हुँ, तो वही जो गोपीचंद था, गोपीचंद ने कहा कि सर वो आईजी साहब आपसे बात करना चाह रहे हैं, कई बार फ़ोन कर चुके हैं। अच्छा। चूँकि वो जल्दी 10 बजे आ जाता था। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने फ़ोन लगाया, हुँ, बात हुई। तो उन्होंने एक छूटते ही सवाल किया, मिश्रा जी आपका शिवप्रकाश शुक्ला से बातचीत होती है? हमने कहा हाँ होती। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया ये कहने में कि नहीं बात नहीं होती है या ऐसा है वैसा है मामला। हमने कहा बात होती है। तो बोले अच्छा वो फ़ोन आया था आपके पास, तो हमने कहा हाँ आया था। हुँ। नहीं हमने कहा आपको कैसे पता चला? अरे बोले सारी कॉल सुनी जा रही है। उस समय टैपिंग के कोई रूल्स तो होते नहीं थे फ़ोन। नहीं, 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 नहीं रूल तो उस समय भी था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसको अलाउ करता था फ़ोन टैपिंग के, ऐसा नहीं है। रूल तो हमेशा से रहा। सारी कॉल उसकी सुनी जा रही है। तो उन्होंने वी सजेस्ट कि अरे मत बात किया करें। हमने कहा मैं क्या करूँ आप ये बताइए? फ़ोन तो मैं करता नहीं, उसी का फ़ोन आता है। अब फ़ोन आ गया तो बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा भी न्यूज़ आइटम रहता है। हमारा तो मकसद ये था कि भई फ़ोन कर रहा है वो तो न्यूज़ हमको मिल जैसे जाती है। जैसे वो खबर मैंने छापी तो किसी और अखबार में नहीं छपी, हमारे यहीं छपी थी। तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोले हम लेटर भेज रहे हैं फैक्स से, हुँ, उस पे 2 लाइन लिख के भेज दीजिएगा। हमने कहा भेजिए। तो उन्होंने एक लेटर भेजा, इसी रिगार्डिंग जो पूछा उन्होंने, हुँ। तो मैं लिख के भेज दिया। वो फ़ोन करता है तो फ़ोन उठा लेता हूँ। बाकी कोई हमारा न्यूज़ से ही हमारा कनेक्शन है, बाकी कुछ नहीं। तो एक तरीके से हमारा भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किया था उस मतलब एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट लिया कि हाँ। ओके। सर एक घटना हुई थी लखनऊ में जिसमें आर के सिंह
शहीद हुए थे। तो कुछ उस घटनाक्रम के बारे में बताइए कि किस प्रकार से लखनऊ में वो घटना हुई? दरअसल श्री प्रकाश लखनऊ में ही रहता था, उसको कोई पहचानता तो था नहीं। उसके पीछे बहुत सारे मुखबिर लगे हुए थे, चूँकि उसके आदमी बहुत थे। जब किसी भी अपराधी को के पास ज़्यादा आदमी होते हैं, तो कहीं कोई नाराज़गी हो गई, तो वो टूट करके पुलिस की तरफ चला जाता है। लखनऊ में वो फेक आइडेंटिटी से रहता था? हाँ, हमेशा फेक आइडेंटिटी, कभी उसने श्री प्रकाश शुक्ला के नाम से नहीं रहा। अच्छा, कोई स्पेसिफिक कोई आइडेंटिटी? स्पेसिफिक आइडेंटिटी, कई जगह अशोक सिंह था, कई जगह कुछ था, इस नाम ज़्यादातर अशोक सिंह के नाम से रहता था। अच्छा, ये अशोक सिंह नाम दिया हुआ था, किसी दूसरे का नाम दिया हुआ था, ऐसे ही अशोक सिंह अपने मन से रख लिया था उसने? उसने अपने मन से रख लिया था, लेकिन वो जिनको जानता था, उनसे जो टॉक करता था, वो श्री प्रकाश के नाम से बात करता था। आइडेंटिटी जैसे मान लीजिए मकान लेना है, तो अशोक सिंह के नाम से, गाड़ी लेनी है तो अशोक सिंह के नाम से, तो अशोक के सिंह के नाम पे धमकी तो नहीं दे पाएगा। धमकी के लिए तो श्री प्रकाश का नाम चल रहा है ना, तो श्री प्रकाश का नाम लेना पड़ेगा। तो अशोक सिंह इस काम के लिए वो इस्तेमाल करता था। तो कोई पहचानता तो उसको था नहीं। तो लखनऊ में एक जगह है जनपथ, जनपथ में वो आया हुआ था। एक बड़ा चर्चित सैलून है लखनऊ, वहाँ पे जनपथ में है। तो हालांकि इसकी दो कहानियां हैं, दो वर्जन्स हैं। एक तो ये है कि सैलून में आया हुआ था, एक ये है कि दुकान से रैंसम की वसूली के लिए आया था। बहरहाल श्री प्रकाश शुक्ला आया था, उसके साथ 2-3 लोग और भी थे। तो एक जो आदमी था, पुलिस को इसी बीच किसी मुखबिर ने बताया कि श्री प्रकाश यहाँ पर आज आएगा इतने बजे शाम को। तो पुलिस मुस्तैद हो गई। सत्येंद्रवीर सिंह एएसपी मतलब वहाँ थे लखनऊ में, उसमें एसटीएफ नहीं बनी थी, उस समय एसटीएफ नहीं बनी थी। और आरके सिंह उनके पेशकार थे। एक परशुराम सिंह इंस्पेक्टर थे, उनके वो छोटे भाई थे। तो आरके सिंह को लेकर के और अपने एक जो गनर था उनको लेकर के, पेशकार, गनर, इस तरह करीब 5-6 पुलिस वाले लेकर के वो जनपथ आते हैं। जनपथ में उसको कहीं से भनक लग जाती है कि पुलिस के लोग हैं। उसी दौरान जब वो हटता तो वो निकलने की कोशिश करता है और आरके सिंह पीछे से उसकी तरफ जाते हैं और आरके सिंह पीछे की तरफ से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वो मुड़ता है और मुड़ करके आरके सिंह को, उसको लगा कोई, क्योंकि सादे में थे तो पहचानता वो भी न, दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। आरके सिंह को भी संदेह था कि ये है, शक था। अगर शक नहीं होता तो गोली चला देते, करेक्ट कंफर्म होता तो गोली चला देते, लेकिन शक था, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। फिर उन्होंने पीछे घूमा और तुरंत उसने गोली मार दी आरके सिंह को। आरके सिंह गिर गया, उसके बाद वो आगे निकल गया दारुल सफा की तरफ। इसमें जो उसका एक साथी था वो वहीं पे पुलिस ने उसको मार दिया। और एक AK-47 थी, चूंकि AK-47 वो हमेशा लेकर के चलता था, वो बैग रखता था, बैग में AK-47 रहती थी, जिसे पिट्ठू बैग कहते हैं, स्पोर्ट्स बैग कहते हैं, किट बैग टाइप का वो ये लेकर आता है। मतलब AK-47 जिसमें फिट हो जाती थी, इतनी बड़ी होती है AK-47 जिसमें वो फिट हो जाती थी, तो वो रखता था। वहीं पे उसने इसी अफरा तफरी में वो छूट गई, तो वो पुलिस ने बरामद किया था। एक आदमी उसमें इसका मारा गया था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। आज का जो पॉडकास्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था, बहुत सारी चीज़ें थी तो हमको भी नहीं पता है। अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो चैनल पे जाएं, अपना प्यार दिखाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें। सर के चैनल पे जाएं, सर के चैनल पे भी बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।